हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर में जिस राफेल ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही, दोस्तों अब उसी फाइटर जेट में उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। आखिर क्या है भारत का प्लान दोस्तों, जिसने पाकिस्तान को चौंका कर रख दिया, और क्या मैसेज देना चाहता है दोस्तों भारत पाकिस्तान को, तो वहीं आपको बताएंगे। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने फिर एक बार कश्मीर को लेकर उगला जहर दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान हो गया गदगद। बताएंगे ऐसा कौन सा संयुक्त बयान दिया है OIC ने। तो वहीं पाकिस्तान की सीमा पर हरकतों को देखते हुए दोस्तों रूस यूक्रेन की तरह लंबे युद्ध के लिए तैयार। भारतीय सेना 10 साल तक के लिए खरीदा गोला बारूद। जी हाँ, गोला बारूद के दे दिए ऑर्डर। जी हाँ, बताएंगे बहुत बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव खबर आपको साथ ही साथ बताएंगे। व्लादिमीर पुतिन भारत आने से पहले खेल गए बहुत बड़ा दाव दोस्तों, भारत को दे दी बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत के लिए कर दिया ये बड़ा काम। बताएंगे क्या फैसला लिया है व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए दोस्तों। साथ ही साथ पाकिस्तान गाजा में 20,000 अपने सैनिकों को करेगा तैनात। जी हाँ, आपको बताएंगे इजराइल और पाकिस्तान में पहली बार हुई बातचीत। खुद आसिम मुनीर ने की मुलाकात दोस्तों। बताएंगे क्या थी ऐसी पाकिस्तान की मजबूरी की बातचीत करनी पड़ी इजराइल से। तो वहीं इधर ट्रम्प जिनपिंग की मीटिंग से पहले चीन ने दिखा दिया अमेरिका को शक्ति प्रदर्शन। अमेरिका की दुखती रग पर रख दिया हाथ दोस्तों। वहीं मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए खोल दिया पिटारा। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत, इस नए भारत के आगे भारत के दुश्मन टिकने वाले नहीं और इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, दुश्मनों की प्लानिंग भारत फेल करके ही रहेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले में अहम भूमिका निभाने वाले राफेल फाइटर जेट में बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उड़ान भरेंगी। इसके लिए सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर खुद अंबाला एयरबेस पर मौजूद रहेंगी। राष्ट्रपति भवन ने इस बाबत आधिकारिक बयान जारी करके महामहिम के अंबाला दौरे और राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान की जानकारी दे दी है दोस्तों। आपको बता दें, अंबाला में राफेल लड़ाकू विमानों की गोल्डन एरो यानी 17वीं स्क्वाड्रन तैनात रहती है। ऐसी स्क्वाड्रन के फाइटर जेट ने ही 6 से 7 मई की रात को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुरीद के और बहावलपुर स्थित हेडक्वार्टर पर बमबारी करके बर्बाद कर दिया था। इन दोनों ही ठिकानों पर बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकियों में जैश के सरगना मसूद अजहर के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। यही सबसे बड़ी वजह है कि राष्ट्रपति ने अंबाला एयरबेस पहुंचकर राफेल में उड़ान भरने का फैसला किया है दोस्तों। राफेल के 2 पायलट वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट में राष्ट्रपति उड़ान भरेंगी। ये दूसरी बार है कि राष्ट्रपति किसी फाइटर जेट में उड़ान भरने जा रही है दोस्तों। वर्ष 2023 में भी असम के तेजपुर एयरबेस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सुखोई फाइटर जेट में फ्लाइंग की थी। बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को देगा अपना भारत कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फाइटर जेट्स को गिराने की बात कही थी दोस्तों। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसमें उड़ान भरकर पाकिस्तान को बड़ा और कड़ा संदेश देंगे कि देख लो, हमारे फाइटर जेट्स हमारे पास मौजूद है, वो भी ठीक अवस्था में। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने उगला भारत के खिलाफ जहर दोस्तों। पाकिस्तान हो गया खुश। इस्लामिक देशों ने जहर उगलते हुए कह दिया कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा किया है। जी हाँ, इस्लामिक देशों के समूह इस्लामिक सहयोग संगठन बोले तो OIC ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। इस दौरान OIC ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। पाकिस्तान के इशारे पर इस संगठन ने जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, OIC ने कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के कथित अधिकार का भी समर्थन दोहराया। ये वही इस्लामिक देशों का संगठन है जो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के आक्रमण, इस्लामिक आतंकवाद, चीन में मुसलमानों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर खामोश रहता है दोस्तों। OIC ने एक लिखित बयान में आरोप लगाया कि भारत ने जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उसने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर पर भारत के अवैध कब्जे के 78 साल पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का महासचिव आत्मनिर्णय के अधिकार की वैध खोज में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अपनी पूर्ण एकजुटता दोहराता है। यानी कि भारत से ही जन्मा है पाकिस्तान, भारत की ही जमीन लेकर आज नाच रहा है पाकिस्तान दोस्तों। पाकिस्तान का वजूद ही
ही भारत से है। और अब आप देखिए ये कैसी विडंबना है कि ओआईसी के देश कश्मीर के क्षेत्र को उल्टा पाकिस्तान का बताते हुए भारत ने ही कब्जा कर लिया है जैसा बता रहे हैं। अगर आप भी मानते कि ओआईसी को जब कार्य करना ही नहीं आता है, ओआईसी का मतलब ही नहीं पता है इन ओआईसी के देशों को, तो इस ग्रुप को खत्म कर देना चाहिए। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर इधर रूस यूक्रेन की तरह ही लंबे युद्ध के लिए अपना भारत भी तैयार दोस्तों। भारतीय सेना जी हां 10 साल तक के लिए गोला बारूद के दे दिए ऑर्डर। बता दे ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शायद ही ऐसा कोई भी दिन बीता होगा जब मीडिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कोई बयान सामने न आया हो। जी हां राजनाथ सिंह जी प्रतिदिन सैनिकों, डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स, प्राइवेट कंपनियों के नुमाइंदों या फिर आमजन को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के संबोधन में एक बात लगातार सामने आ रही है, वो ये कि सेना के साथ साथ देश को भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। ऐसा युद्ध जो महज 4 दिन से लेकर महीनों या फिर रशिया यूक्रेन युद्ध की तरह कई वर्षों तक खिंच सकता है। क्या भारत और भारत की सेना एक लंबे युद्ध के लिए तैयार है? जब देश के गोला बारूद की बात आती है तो करीब 1.5 दशक पहले तत्कालीन थल सेना प्रमुख जो कि अब मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह की चिट्ठी याद आती है दोस्तों, जो कि रिटायर्ड है, जिसमें महज 10 दिनों के गोला बारूद का जिक्र किया गया था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में भारत के रिजर्व वॉर स्टोर यानी युद्ध के लिए जरूरी गोला बारूद की स्थिति क्या है, इस पर बड़ी जानकारी सामने आई है दोस्तों। मीडिया ने भारतीय सेना के एक 3 स्टार जनरल ऑफ कैमरा खास बातचीत की। एबीपी मीडिया ने जहां जनरल ने बताया कि इस वक्त भारतीय सेना जितना भी गोला बारूद इस्तेमाल करती है उनमें से 90% से ज्यादा भारत में ही तैयार किए जाते हैं। एक समय में सरकारी उपक्रम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही सेना को गोला बारूद सप्लाई कर सकती थी। प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी लगभग नील थी। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत आज सरकारी कंपनियां के साथ साथ अडानी डिफेंस, सोलर इंडस्ट्री, एसएमपीपी और भारत फोर्ज जैसी करीब 20 ऐसे निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो हथियारों के साथ साथ गोला बारूद और दूसरा एम्युनिशन भी बना रही हैं। जी हां दोस्तों, और इन कंपनियों की रक्षा क्षेत्र में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए अगले 7 से 10 वर्षों तक के लगातार ऑर्डर देने का आश्वासन दिया गया है। यानी कि दोस्तों अपना भारत भी अब रशिया यूक्रेन की तरह है दुश्मनों को जवाब देने के लिए लंबे युद्ध की तैयारी में अग्रसर दिखाई दे रहा है। दोस्तों भारत आगे से कभी भी युद्ध की कवायद नहीं करता, लेकिन अगर दुश्मन चाहे तो भारत पीछे नहीं हटेगा। और यही वजह है कि अपना भारत हर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है पीएम मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कमेंट में कह दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर पुतिन के आने से पहले भारत का बड़ा दाव, रशिया के साथ मिलाया हाथ, बनाएंगे SJ-100 पैसेंजर जेट। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली में लैंड करने से ठीक कुछ सप्ताह पहले भारत और रशिया ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कदम ये दर्शाता है कि व्हाइट हाउस से बढ़ते दबाव के बावजूद मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं। भारत के सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मंगलवार को एक बयान में कह दिया कि उसने रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्प यानी UAC के साथ नागरिक कंप्यूटर विमान SJ-100 के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि बयान में यह उल्लेख नहीं किया गया कि इस समझौते में भारत को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल भी है या इसमें कितना निवेश किया जाएगा। दोस्तों ये अनाउंसमेंट ऐसे समय में हुई है जब व्लादिमीर पुतिन जी का भारत दौरा दिसंबर में प्रस्तावित है और दोनों देशों के बीच संबंध गहन जांच के दायरे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके अधिकारियों ने रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद के लिए नई दिल्ली की बार बार आलोचनाएं की हैं और मॉस्को के साथ संबंधों को एक दंड बताते हुए भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाया है। दोस्तों बयान में कहा गया है कि यह पहला उदाहरण होगा जिसमें एक संपूर्ण यात्री विमान का उत्पादन भारत में किया जाएगा। HAL और UAC के बीच ये सहयोग संगठनों के बीच आपसी विश्वास का परिणाम है। दोस्तों ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाने के अभियान को बल प्रदान करता है और देश में शॉर्ट हॉल कनेक्टिविटी यानी छोटी दूरी की उड़ान के लिए अधिक विमान उपलब्ध करा सकता है। यानी कि ये समझौता भारत के मेक इन इंडिया को और ज्यादा बूस्ट करेगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करें जहां
इधर पाकिस्तान गाजा में 20,000 सैनिक करने वाला है तैनात। दोस्तों दावा है कि ये हमास से हथियार सरेंडर कराएंगे। पाकिस्तान इजराइल में सीक्रेट समझौता। दोस्तों पाकिस्तान गाजा में 20,000 सैनिक तैनात करने वाला है। इन सैनिकों का काम हमास से हथियार सरेंडर करवाना और इलाके में शांति बनाए रखना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पाकिस्तान ने इसको लेकर इजराइल के साथ सीक्रेट समझौता किया है। ये सैनिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बोले तो ISF का हिस्सा होंगे जो गाजा में शांति समझौता लागू करेंगे। इसको लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में एक सीक्रेट बैठक हुई थी। इसमें इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बड़े अधिकारी के साथ पाकिस्तान और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी शामिल थे। दोस्तों दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा जंग को रोकने के लिए 29 सितंबर को 20 सूत्री शांति योजना पेश की थी। इस योजना में हमास का हथियार डालना सबसे अहम शर्त है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की, अजरबैजान और कतर इस फैसले से नाराज है। ये देश नहीं चाहते कि पाकिस्तानी सैनिकों की गाजा में तैनाती हो। पाकिस्तान की तुर्की से गहरी दोस्ती है लेकिन वो ट्रंप को भी नाराज नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी सैनिक गाजा में इंडोनेशिया और अजरबैजान के सैनिकों के साथ मिलकर काम करेंगे। वे गाजा में सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखेंगे, इमारतें बनवाएंगे और हमास को पूरे तरीके से कंट्रोल करेंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अक्टूबर को मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर साइन किए थे। इस दौरान 20 से ज्यादा देशों के नेता वहां मौजूद थे लेकिन इजराइल और हमास को नहीं बुलाया गया था। शांति प्रस्ताव पर साइन करने के बाद ट्रंप ने समझौते का आखिरी पेज प्रेस को दिखाया था। इस पर लिखा था कि हर व्यक्ति को सम्मान, शांति और बराबर मौके मिलने चाहिए। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र ऐसा हो जहां हर कोई शांति और सुरक्षा में अपने सपने पूरे कर सके, चाहे वो किसी भी धर्म या नस्ल का हो। दोस्तों पाकिस्तान ने भले ही इजराइल के साथ सीक्रेट समझौता किया है लेकिन उसने आज तक भी इजराइल को देश की मान्यता नहीं दी है। उसके नेता कई बार सभी मुस्लिमों देशों से इजराइल के खिलाफ के साथ आने की अपील कर चुके हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 10 अक्टूबर को कहा था कि इजराइल का मकसद मुस्लिम दुनिया की ताकत खत्म करना है। इजराइल के साथ नरमी बरतना गलत है। मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ साथ आना होगा। तो ये पूरा खेला है दोस्तों जो पाकिस्तान अपने सैनिकों को भेजकर गाजा में करने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर इधर नेतन्याहू ने गाजा में शक्तिशाली हमले करने का दे दिया आदेश। हमास ने भी शव लौटाने से कर दिया इनकार। दोस्तों इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध विराम पर फिर से तनाव बढ़ चुका है। मंगलवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को आदेश दे दिया है कि वो गाजा में तुरंत और शक्तिशाली हमले करे। इसके जवाब में हमास ने कह दिया कि वो भी एक भी बंधक का शव अभी नहीं लौटाएगा। इससे अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम समझौता खतरे में पड़ गया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने जो अवशेष लौटा है वे उसी बंधक के शरीर हिस्से हैं जिसका शव इजरायली सेना को लगभग 2 साल पहले ही मिल चुका था। उन्होंने इस कदम को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। समझौते के मुताबिक हमास को सभी इजरायली बंधकों के शव जल्द से जल्द लौटाने थे लेकिन हमास ने ऐसा नहीं किया, जिस पर भड़क उठे दोस्तों नेतन्याहू और अब गाजा में शक्तिशाली हमले करने का आदेश दे दिया। ऐसे में लग नहीं रहा कि ट्रंप के इस समझौते का फिर कोई मतलब निकल कर सामने आएगा। वहीं बता दें डोनाल्ड ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग से पहले चीन का बड़ा ही शक्ति प्रदर्शन दोस्तों अमेरिका की दुखती रग पर रख दिया हाथ। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दक्षिण कोरिया में मुलाकात होने वाली है। इस मीटिंग से पहले ही चीन ने एक ऐसा काम कर दिया जो अमेरिका को भड़का सकता है। जी हाँ, चीन ने ताइवान के पास अपने H-6 के परमाणु सक्षम बम वर्षक विमानों के साथ ड्रिल किया है। दोस्तों चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईस्टर्न थिएटर कमांड के तहत लड़ाकू और बम वर्षक विमानों ने हाल में ऐसे ड्रिल्स किए जिनमें एयर ब्लॉकेड और सटीक हमले, प्रिसीजन स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन की तैयारी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई J-10 फाइटर जेट्स ने लड़ाकू फॉर्मेशन में उड़ान भरे हैं और H-6 के बम वर्षकों ने ताइवान के आस-पास के जल और हवाई क्षेत्र में अभ्यास किया। इतना ही नहीं, ट्रंप शी जिनपिंग की मीटिंग से पहले चीन ने 2 टूक कहते हुए ये भी कह दिया कि जंगल का कानून नहीं मानेंगे हम। अमेरिका जो है वो दुनिया का ठेकेदार नहीं है। दोस्तों चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने चेताया है कि दुनिया किसी जंगल के कानून पर नहीं चलेगी जहाँ ताकतवर का दबदबा हो और कमजोर दबे रहे। उन्होंने वैश्विक व्यापार को जंगल के कानून यानी ताकतवर के दबदबे वाले दौर में वापस नहीं लौटना चाहिए। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की होने वाली मुलाकात से पहले ठीक आया है। यानी कि दोस्तों शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और माहौल विवादों में भी घिरता जा रहा है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां पर
फेक न्यूज की फैक्ट्री पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ जी हां दोस्तों खुलेआम कश्मीर पर फैला रहे थे झूठ। एक्स ने दिखा दिया आईना, यानी पहले जो ट्विटर कहा जाता था उसने दिखाया है शहबाज शरीफ को आईना। दरअसल शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसके जरिए कश्मीर पर झूठ बोलते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि वहां मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि कश्मीर के लोग काफी मुश्किल स्थिति में है, लेकिन एक्स ने दोस्तों पाकिस्तानी पीएम का प्रोपेगेंडा धाराशाही कर दिया। एक्स के कम्युनिटी नोट ने इसे झूठा करार दे दिया और तुरंत फैक्ट चेक भी किया। शरीफ की इस पोस्ट पर एक्स ने कहा कि यह खबर भ्रामक है। महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने के लिए राजी हुए थे। इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारत ने क्षेत्र की रक्षा के लिए 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में अपनी सेना भेजी थी। दोस्तों शहबाज शरीफ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि 27 अक्टूबर को हर साल कश्मीर की हिस्ट्री का सबसे काला दिन माना जाता है। आज से 78 साल पहले इसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर में उतरी थी और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये मानव इतिहास का एक दुखद अध्याय है जो अभी तक चल रहा है। यानी कि दोस्तों शहबाज शरीफ अपने पोस्ट के माध्यम से कितना बड़ा झूठ फैलाते हैं उसका खुलासा खुद एक्स ने ही कर दिया और पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली। दोस्तों शहबाज शरीफ ने नेक्स्ट खबर की बात करें जहां भारत और अमेरिका की नौसेनाओं का पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास हुआ संपन्न, मजबूत हुआ आपसी तालमेल और क्षमता। दरअसल भारत और अमेरिका ने पनडुब्बी रोधी युद्ध बोले तो ASW और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता पर केंद्रित संयुक्त युद्ध अभ्यास किया ताकि दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल और क्षमता को मजबूत किया जा सके। अमेरिका के 7वें बेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका और भारत की नौसेनाएं साथ उड़ान भर रही हैं। डिएगो गार्जिया के पास संयुक्त P8 प्रशिक्षण ने पनडुब्बी रोधी युद्ध कौशल और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को निखारा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हमारी सामूहिक क्षमता को बढ़ाया। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर क्या बांग्लादेश में फिर गृह युद्ध कराएंगे मोहम्मद यूनुस। जी हां, विरोध में उतरा जमात इस्लामी। दोस्तों बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक गतिरोध गहराता नजर आ रहा है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी ने मंगलवार को कह दिया कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था को बहाल कर दे लेकिन उसके अधीन चुनाव नहीं हो सकते। स्थानीय मीडिया के मुताबिक जमात के वकील मोहम्मद शिशिर मोनीर ने चुनाव के समय कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था को बहाल करने की मांग वाली एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय खंड में सुनवाई के बाद ये टिप्पणी की। ये सुनवाई मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रही। दोस्तों बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक जुगंटोर ने मोनीर के हवाले से कहा कि संसद भंग होने के 15 दिनों के भीतर कार्यवाहक सरकार बनाने की बात चल रही है। अब संसद है ही नहीं, संसद को 1 साल से ज्यादा समय पहले ही भंग कर दिया गया था और अंतरिम सरकार देश चला रही है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं। इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था वापस भी आ जाती है तो भी आगामी चुनावों में यह संभव नहीं है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, जमकर उगलने लगा जहर। दोस्तों कहने लगा इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा जब पाकिस्तान कश्मीर को भारत से लेकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां के आतंकी संगठन बिखर गए थे, लेकिन अब एक बार फिर इन आतंकी संगठनों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में लगातार बाढ़ राहत के नाम पर मांगा गया चंदा भी आतंकी ठिकानों को फिर से मजबूत बनाने में खर्च किया जा रहा है। इसके लिए FATF ने पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। अब ताजा मामला आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को लेकर है। लश्कर भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगा है। पिछले दिनों हाफिज सईद का खास गुर्गा और मरकजी जमियत अल अहले हदीस का टॉप कमांडर इब्तिसाम इलाही जहीर बांग्लादेश में देखा गया है। दोस्तों ये खतरनाक आतंकी भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा के आसपास के इलाकों में बसे गांवों में दौरे कर रहा है, जैसा कि हमने कल भी आपको जानकारी दी थी, लेकिन कल कोई बयान उसका सामने नहीं आया था। लेकिन आज उसने उस क्षेत्र में जाकर बयान दिया। दोस्तों क्या कहा वो आपको बताते हैं। वहाँ के युवाओं को भड़काऊ भाषण देते हुए कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को बताया। उसने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान कश्मीर को भारत से लेकर ही रहेगा। सूत्रों की माने तो जहीर बांग्लादेश के इन सीमावर्ती इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक रुकने वाला है। इतना ही नहीं, जहीर वहाँ के हाई प्रोफाइल सलाफी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेगा। दोस्तों इसका पूरा काम है भारत के खिलाफ बांग्लादेशियों को भड़काना, लोगों को भड़काना, कट्टरपंथियों में आग लगाना। ऐसे में एक लोकतंत्र देश होने के बावजूद दोस्तों बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस को ऐसे कट्टरपंथियों पर रोक लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, यूनुस सरकार इनको और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां
तुर्की कतर हुए नाकाम तो अब ईरान ने संभाल ली कमान। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान में करा पाएगा युद्ध विराम? ईरान दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए मदद की पेशकश की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजेश्कियन ने मंगलवार को कह दिया कि तेहरान मध्यस्थता के लिए तैयार है। उनकी यह पेशकश तब आई है जब तुर्की और कतर पहले ही दोनों देशों के बीच समझौते की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच आयोजित बैठक बिना किसी नतीजे के स्थगित हो गई। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करेगा जापान। व्हाइट हाउस ने कर दिया ऐलान। दोस्तों, जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाली है। इस बात की जानकारी व्हाइट हाउस ने मंगलवार 28 अक्टूबर को एक आधिकारिक बयान जारी करके दी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को कहा कि जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची राष्ट्रपति ट्रंप को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करेंगी। व्हाइट हाउस की ओर से इस बात की घोषणा मंगलवार को टोक्यो में जापानी पीएम साने तकाइची और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के बाद की गई है, जिसमें दोनों देशों ने नेताओं ने आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। दोस्तों, उधर बता दें, बिहार में बीजेपी का तूफानी चुनाव प्रचार। अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी आज तीन करेंगे रैलियां। दोस्तों, बिहार में छठ महापर्व की समाप्ति के बाद चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। दरभंगा में वे अलीनगर विधानसभा, जबकि समस्तीपुर में रोसड़ा विधानसभा और बेगूसराय में भगवानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दरभंगा के हाय घाट, बाढ़ और छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एनडीए के समर्थन में बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। इससे पहले 24 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ शाह ने सीवान और मुंगेर में भी जनसभा की थी। दोस्तों, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 30 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक के कार्यक्रम तय किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 महीने बाद फिर पटना में 2 नवंबर को रोड शो करेंगे। पीएम का ये रोड शो कुम्हरार तथा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। भाजपा ने रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ आपको बता दें, मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए खोला पिटारा, कर दिया 38,000 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को बहुत बड़ी राहत दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंगलवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत रबी सीजन 2025-26 के लिए फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी की मांग की गई थी। कैबिनेट बैठक में करीब 38,000 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट करके किसानों को उर्वरक पर दी गई राहत के बारे में जानकारी साझा की है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2025-26 के रबी सीजन के लिए फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे जहां अन्नदाताओं को किफायती दर पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं उनकी कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा के बीच केंद्र सरकार ने करोड़ों सरकारी परिवारों को खुश कर देने वाला बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अब ये आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उनके साथ IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। ये टीम केंद्र सरकार को वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार कर सौंपेंगी। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते दोस्तों, इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करिएगा, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।